नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। कौन होगा बिहार के सत्ता का बाजीगर? कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री और क्या होगी बिहार की दशा और दिशा? हमारे साथ आज वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, सामाजिक जानकार और समाज सेवी राजेश कुमार सिंह जी हैं। हम इनसे जुड़ते हैं और जो बयार बिहार में बदलाव की बह रही है, तमाम विषयों पर उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या वजह रही है कि महागठबंधन का दावा इतना मजबूत हो गया। तीसरे फेज का चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ, ये राजनीतिक गलियारे में ये बयार बहने लगी कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है और नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से चुनाव अब समाप्त हो गए हैं और मतगणना 10 नवंबर को है, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है आपको कि नीतीश कुमार की पुनः वापसी हो रही है या फिर महागठबंधन जो है सत्तासीन होने जा रहा है? नहीं, अभी कहना बहुत मुश्किल है कि कौन आ रहे हैं और कौन जा रहे हैं, कि विश्लेषण सटीक नहीं लग रहा है। लोग पता नहीं कैसे क्या विश्लेषण कर रहे हैं। नीतीश कुमार के जाने की बात लोग कर रहे हैं और महागठबंधन की सरकार बनने की बात हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा अभी नहीं लगता स्पष्ट रूप से जो सरकार किसी की बनेगी। दोनों की सरकार बन सकती है, 50-50 चांस है। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, जैसे कि ज़्यादातर तरफ से जो रुझान आ रहे हैं या जो सियासतदान हैं, जो सियासत को समझते हैं, उन लोगों की तरफ से जो जानकारी आ रही है कि महागठबंधन जो है बाजी मारने जा रहा है और कुर्सी जो है नीतीश कुमार को खाली करनी पड़ेगी, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी कौन सी वजह हो रही है जो महागठबंधन इतने ताकतवर रूप में जो है बिहार की राजनीति में दिख रहा है? देखिए, एक तो 15 साल से नीतीश जी की सरकार रही है, उनके खिलाफ आक्रोश रहा। कई मुद्दे ऐसे रहे जहां लोग उनके खिलाफ में रहे, चाहे वो शिक्षा का मामला रहा हो, रोजगार का मामला रहा हो। कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनमें नीतीश जी को लोग घेरते रहे हैं बराबर, और नीतीश जी कोई इसका समाधान नहीं बता पाए। बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा विकट मुद्दा रहा है यहाँ पर, विशेष करके ये जो लॉकडाउन हुआ, ये कोरोना महामारी के दौरान इतने लोग बेरोजगार हुए, मजदूर पलायन करके बाहर से अंदर आए, अंदर बिहार से बाहर गए। इस लोगों को लगा, जो सब जवाब दिखाया गया आपको तेजस्वी जी के द्वारा, वो लोगों के सर चढ़ करके बोलने लगा जो कि अगर परिवर्तन होगा तो बेरोजगारी दूर होगी, उद्योग धंधे लगेंगे। लोगों को ये मन माना, और नीतीश जी कभी इसको स्पष्ट रूप से ये कभी नहीं कर पाए जो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम जीतेंगे तो हम बढ़िया से लोग का काम करेंगे, ये विश्वास नहीं दिला पाए। तो क्या माने कि नीतीश जी पर जो भरोसा था जनता का, ये 15 साल की सरकार रही नीतीश कुमार की, इस दौरान जो है भरोसा में बहुत कमी आई। देखिए, नीतीश जी के कार्यकाल में काम तो बहुत हुआ, सड़कें बनी, बिजली में सुधार हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी रही, लेकिन लोगों को इतना ही नहीं चाहिए। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, उद्योग धंधे से दूर रहा यह बिहार। उसके बाद उनका बयान आया यहाँ समुद्र के किनारा नहीं है, यहाँ उद्योग धंधा नहीं लगेगा, लोग आक्रोशित हुए। और शिक्षकों का मामला भी हुआ, वेतनमान देने की बात इन्होंने कभी नहीं की, बार बार ये कहते रहे कि संविदा पर ही काम होगा। और इस सबसे इतर एक हमारे चिराग पासवान जी जो इनसे अलग होकर के चुनाव लड़े, ये इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक रहा है। अगर साथ रह करके चुनाव लड़ते तो आज ये परिदृश्य कुछ और होता, और मुझे लगता है तब कहीं कोई समस्या नहीं होती, एनडीए की सरकार होती, क्लीन स्वीप करते। तो ये लग रहा है आपको कि चिराग पासवान एक बड़ा फैक्टर जो है बनकर उभरे हैं नीतीश कुमार को जमींदोज करने के लिए? देखिए, नीतीश जी 15 साल से रहे, लोगों का विश्वास उनमें घटा और उनका व्यवहार कुछ ऐसा रहा कि लोगों के दिल में वो रह नहीं गए हैं। और चिराग क्या कहते हैं, ये तेजस्वी जी जिस ढंग से बात करते हैं, लोगों को लगता है ये उनके मन की बात कह रहे हैं। जो आम जनता की बात है, जन जन की बात है, वो करते हैं। वो क्या कर पाएंगे वो बात की बात है, लेकिन आश्वासन तो अच्छा लग रहा है लोगों को, इसके कारण लोग उनकी ओर खींचे चले जा रहे हैं। आप उस समय को भी याद करें, 90 के दशक को, जो जंगल राज के रूप में नीतीश कुमार बार बार बोलते रहे हैं, और उस काल में लालू जी कहा करते थे भूरा बाल साफ करो, और इसी चुनाव में
तेजस्वी यादव ने मंच से कह दिया कि बाबू साहब के सामने गरीब लोग सीना तान के चलते थे, लालू जी की राजनीति की वजह से लालू जी ने लोगों का कद बढ़ाया जो गरीब तबके से आते हैं। तो इस मसले को क्या किस रूप में ले रहे हैं आप? देखिए, बयान किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने दिया वो मैं नहीं जानता। बाद में स्पष्टीकरण भी आया कि मैंने इस तरह से नहीं कहा, बाबू साहब मैंने अफसरों को कहा। और पहले की बात अलग है, 30 साल पहले जो हुआ अब नहीं हो सकता है। जनता भी जागरूक हो चुकी है, मीडिया भी घर घर पहुंच चुका है। इसलिए कोई किसी जाति के खिलाफ या वर्ग के खिलाफ या वर्ण के खिलाफ या धर्म के खिलाफ एक तरफा कोई निर्णय नहीं कर सकता है। कोई किसी की सरकार बनेगी, अगर यह सोच लेगा जो कि हम अमुक जाति के खिलाफ हम काम करते हैं, तो वो संभव नहीं है। और हमने समझते हैं कि ही आगे तेजस्वी ऐसी कोई गलती करेंगे। और यह भी तो यह फाइनल हुआ नहीं है कि सरकार उन्हीं की बन रही है, यह भी नहीं है सरकार उन्हीं की बन रही है। नीतीश जी की भी सरकार बन सकती है। इसमें आप एक चीज़ यह बताइए, ठीक है लोगों में आक्रोश है, सब कुछ रहा है, तो इनका वोट बैंक क्या है? ये सही बात है कि इन्होंने कई जगह सवर्णों को टिकट दिया, अन्य जाति के लोगों को टिकट दिया, जो इनका माई समीकरण था उससे अलग इन्होंने जाकर के टिकट वितरण किया है। इससे इनको निश्चित रूप से फायदा पहुंचा है। लेकिन कितना वोट ये काट सके हैं नीतीश जी का, यह इतना आसान नहीं है। चुनाव परिणाम इनसे अलग भी हो सकते हैं। कभी कभी तो मुझे यह लगता है कि जो एग्जिट पोल हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है और स्पष्ट रूप से नीतीश जी की सरकार बनेगी। अच्छा, जिस तरह से ठीक है ये संशय की स्थिति अभी बनी हुई है, एकदम कांटे की टक्कर है महागठबंधन और एनडीए के बीच, और ये 10 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार किसकी बन रही है। क्या आपको यह लग रहा है कि बिहार में एक ऐसा महागठबंधन हो, एक ऐसा गठबंधन हो, एक ऐसी पार्टी आए जो सबजन की पार्टी हो, जिसमें सभी धर्म के लोग हों, पंथ संप्रदाय जाति के लोग हों, वर्ग के लोग हों, यानी कि सबजन की पार्टी हो? ऐसा आपको लगता है कि ऐसी कोई पार्टी आए जिससे सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जाए? देखिए, पार्टियां आती ही है सब धर्म जाति के लोगों को लेकर के। ऐसी कौन सी पार्टी है कहती है कि हम सभी धर्मों को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं? बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वह माइनॉरिटी के खिलाफ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो माइनॉरिटी के खिलाफ है, क्योंकि सारा काम वो जो कर रही है उसमें माइनॉरिटी को भी लाभ हो रहा है। इसी तरह कोई पार्टी अगर के बारे में यह कहते हैं ये अमुक पार्टी जाति की पार्टी है, तो हमको नहीं लगता है वो उसी जाति की पार्टी है और एक जाति या दो जाति के वोट से लेकर के वो चुनाव जीत सकती है। जिस तरह से राजद को हम लें तो माय समीकरण था, लेकिन इस बार माय समीकरण कहीं दिखा नहीं। इस बार आपने भी अभी कहा है कि कई जातियों को लोगों को टिकट दिया है उन्होंने, तो एक तरह से जो मिथक बन गया था राजद को लेकर के कि राजद जो है यादव और मुसलमान की पार्टी है, तो क्या इससे लग रहा है कि इससे इतर इस बार महागठबंधन में खास करके राजद सबजन की पार्टी बन करके उभरी है? देखिए, राजद को पता चल गया कि हम दो जाति से या दो माय समीकरण से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। माय समीकरण से 20% 22% वोट हो सकता है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जो 38% 40% वोट चाहिए वो नहीं हो सकता है। उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है, और जोड़ने का प्रयास किया है वो भीतरी दिल से किया है या केवल चुनाव जीतने के लिए किया है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इससे उनको फायदा हुआ है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, जिस तरह से हवा एक और बनी, जब मोदी जी का कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने कहा कि 2 युवराज जंगल राज के घूम रहे हैं, और इसके बाद नीतीश जी भी कई तरह के हमले करते रहे, नीतीश कुमार जी खास करके तेजस्वी यादव पर। 9वीं फेल, ये जो है चुनाव में एक मुद्दा बना रहा। क्या आपको लगता है कि जो पीएचडी करके आए हैं या फिर कैम्ब्रिज में पढ़ाई करके आए हैं, कैलिफोर्निया से पढ़ के आए हैं, वो बेहतर शासक साबित हो सकते हैं, और कम पढ़े लिखे लोग जो एकेडमिक शिक्षा है अगर उनकी कम हो लेकिन सामाजिक समझ अगर ज़्यादा हो, राजनीतिक समझ अगर ज़्यादा हो, पारिवारिक उनका परिदृश्य अगर राजनीतिक हो, तो क्या 9वीं कक्षा पास नहीं करने वाला व्यक्ति एक अच्छा शासक हो सकता है? देखिए, आपने 2 सवाल किया। तो मोदी जी ने कहा ये जंगल राज के राजकुमार हैं, तो इस संदर्भ में मैं यह कहूँगा 30 साल पहले की जो स्थिति थी यहाँ पर वो निश्चित रूप से जंगल राज की ही स्थिति थी। आज जो युवा जिनका समर्थन तेजस्वी को मिल रहा है उन्होंने उस जंगल राज को देखा नहीं है। उनकी आयु 20 साल 25 साल है, शायद उस जंगल राज के समय उनका जन्म भी नहीं हुआ था, इसलिए वो उस स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। मोदी जी का भी कहना अपनी जगह सही है कि जंगल राज था तो उस वंश से आने वाले, उस परिवार से आने वाले लोग शायद उसी
युग में ले जाएंगे। लेकिन यह भी उचित भी नहीं है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है जो कि जिनके पिता डाकू थे आज का बेटा उनका संत नहीं होगा, ये कोई जरूरी बात नहीं है। हो सकता है तेजस्वी अच्छा काम करें। और रही शिक्षा की बात, तो 9वीं पास आदमी काम नहीं कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने बड़े बड़े नेता हुए हैं, बड़े बड़े पद को जिन्होंने सुशोभित किया है पार्टी में, मंत्री से लेकर के बहुत बड़ा पद लिया है, वो भी पढ़े लिखे लोग नहीं थे। और सिर्फ बिहार की मुख्यमंत्री जो रहे राबड़ी देवी, वो तो 9वीं पास तो छोड़ दीजिए, पूरी तरह निरक्षर थी, तो राज नहीं चला, सो बात नहीं है। हाँ, पढ़ाई लिखाई रहने से एक अलग माहौल बनता है, उन पर ब्यूरोक्रेट अधिक हावी नहीं होते। हमको लगता है तेजस्वी पर ब्यूरोक्रेट हावी होंगे, जो प्रशासन के लोग हैं, जो उनके सचिव होंगे, जो उनके अधिकारी होंगे, वो उन पर हावी निश्चित रूप से होंगे। ये खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन काम 9वीं पास का लोग नहीं कर सकता है, यह कहना गलत है। ये भी लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से भीड़ इकट्ठी करी, इनका चेहरा जो है अब लालू जी के मतलब बड़े कद के नीचे दब के नहीं रह गया है, बल्कि तेजस्वी यादव एक युवा नेता के तौर पर बड़ी तेजी से उभर रहे हैं और लालू जी को कहीं पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा, अगर लालू जी के पुत्र नहीं होते तो आज आगे नहीं होते। ढेर सारे नेता बैठे हुए हैं, चिराग पासवान भी वैसे लोग रहे हैं। अगर ये लालू जी के पुत्र नहीं होते तो इनको सर्वमान्य नेता माना नहीं जाता, जाति विशेष का नेता भी माना नहीं जाता, और ये फायदा तो उनको हुआ है। हाँ, लेकिन इनमें क्षमता हमको लगती है, इनमें बोलने की कला है, संगठन की कला है, तब तो भीड़ जुटा पाए हैं। किसी के कहने से भीड़ जमा नहीं हो जाती है। और भीड़ जमा होने का एक कारण और भी रहा है, जनता नीतीश जी से उबी है, निश्चित रूप से उबी है। वो हर चीज़ में बोल देते हैं ये नहीं हो सकता, अब ऐसा नहीं होगा। लोगों को लगा आगे भी अगर नीतीश जी रहते हैं तो वही होगा जो अब तक चलता रहा है, अगर तेजस्वी आते हैं तो बदलाव होगा, कुछ नई बात होगी, इसलिए लोगों ने उनका समर्थन किया है। शिक्षकों को ये वेतनमान देने की बात कर रहे हैं। अगर सरकार बनती है तो क्या ये सब्जबाग भर या लॉलीपॉप भर बनकर रह जाएगा, या लग रहा है आपको कि यह तमाम जो वादे हुए हैं तेजस्वी जी की तरफ से वह जमीन पर उतर पाएंगे? देखिए, वादे तो किए गए हैं, और मैं एक विश्लेषक के रूप में इतना ही कह सकता हूं, मुझे तो नहीं लगता कि ये वादे पूरे होंगे, क्योंकि राज्य की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी है नहीं, खजाना में पैसा है नहीं, ये आएगा कहाँ से? जब इतना लोगों को वेतन दिया जाएगा, ये बहाली होगी तो विकास का काम रुकेगा। आज जो सड़क अच्छी बनी है, कल वो सड़क टूटी हुई मिलेगी। ढेर सारा विकास का कार्य रोक करके इन लोगों को करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता, हो सकता है इसमें 20% 30% काम हो जाए, लेकिन 100% ये अपनी घोषणा को अमली जामा नहीं पाना पाएंगे, इसकी गारंटी है। तो जिस तरह से सरकार बनाने से पहले तमाम पार्टियां दावे करती हैं, वादे करती हैं, पप्पू यादव जी ने तो शपथ पत्र जो है हाईकोर्ट से बना कर दिया है, ये सब अपनी जगह है, लेकिन नीतीश कुमार इस चुनाव में फेल्योर रहे हैं। उनका जो सोशल इंजीनियरिंग था वह फेल्योर रहा है, और हवा दिख रही है कि तेजस्वी की सरकार बन सकती है। तो हमारा ये आखिरी जो है सवाल होगा आपसे कि अगर सत्ता से बेदखल होंगे नीतीश कुमार जी, तो आप की नज़रों में कौन कौन महत्वपूर्ण कारण हैं, और अगर सत्ता पर काबिज होते हैं तेजस्वी यादव तो क्या कुछ वो जनता के लिए कर पाएंगे, ये हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, चिराग पासवान को कम आंकना, चिराग पासवान से दूरी बना करके रखना, बेरोजगारी का मुद्दा, उद्योग धंधा का बिहार में न लगना, शिक्षकों के साथ इनका सौतेला व्यवहार, लाठी डंडा चलवाते रहना, कोई सटीक उनको समाधान नहीं देना, ये सब मेन कारण रहा है नीतीश जी के फेल्योर का। और इसी को भुनाने का प्रयास किया आपको तेजस्वी यादव जी ने। नब्ज को, जनता की नब्ज को पहचाना, रोजगार की बात की, जनता उनके पीछे दौड़ने लगी, तो इनको रोजगार को इन्होंने इतनी हवा दे दी कि लोगों को लगता है कि ये तेजस्वी आए सबों को रोजगार मिल जाएगा, कल कारखाने खुल जाएंगे, यहाँ से लोगों का पलायन रुक जाएगा। शिक्षकों को लगा मुझे वेतनमान मिलेगा, जितने भी संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी लगा कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी परमानेंटली, इसलिए उनको लोगों ने वोट किया है, जो मुझे लग रहा है। राजेश कुमार सिंह जी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के फेलियर को
तेजस्वी यादव ने अपना मुद्दा बनाया, जहां पर पिछड़े नीतीश कुमार, जिन जिन मसलों पर नीतीश कुमार हाशिए पर नजर आए या कमतर उनका कर्तव्य दिखा, उन जगहों पर जाकर के मुखर आवाज बने तेजस्वी यादव। और यही कारण है कि आज तेजस्वी यादव सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। हालांकि फैसला जो है अभी ईवीएम में कैद है। 10 नवंबर को ईवीएम का पिटारा खुलेगा, तब पता चल सकेगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के सियासत के ग्राफ में कमी आई है, उसमें सबसे बड़ी वजह ये चिराग पासवान भी हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। अब तो 10 नवंबर तक का हम सभी को इंतजार है कि ईवीएम का पिटारा खुले और पिटारे से बिहार की अगली सरकार कौन बनाने जा रहे हैं, उनका चेहरा सामने आए। इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे साथ कैमरा पर्सन संकेत को दीजिए इजाजत।